नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तापस अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी कहानी आप सबके बीच लेके आया हूं जिसे सुनकर ना सिर्फ आपको प्रेरणा मिलेगी बल्कि आप गर्व से भर उठेंगे। एक अग्र बंधु होने के नाते हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम इस कहानी को सभी अग्र बंधुओं तक, उनके परिवार, उनके बच्चों तक पहुंचाएं। हर व्यक्ति इस कहानी को सुने और इस कहानी से एक प्रेरणा भी ले और लाभ भी ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा अग्रसेन जी की। महाराजा अग्रसेन पौराणिक कर्मयोगी, लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युग पुरुष, तपस्वी, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। उनका जन्म द्वापर युग के अंत व कलयुग के प्रारंभ में क्षत्रिय कुल में अब से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। महाभारत के युद्ध में अपने पिता के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, जिसको हम आज अग्रसेन जयंती के रूप में भी मनाते हैं। वे व्यापारियों के शहर अग्रोदय नामक गणराज्य के महाराज थे, जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। महाराजा अग्रसेन भगवान श्री राम के पुत्र कुश के प्रपौत्र हैं। जी हाँ, यानी कि सभी अग्रबंधु, हम सभी भगवान श्री राम जो कि हमारे इष्ट हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। इक्ष्वाकु कुल के हम सब दीपक हैं। महाराजा अग्रसेन ने इक्ष्वाकु कुल में ही जन्म लिया, यानी कि भगवान श्री राम के कुल में। तो आइए भगवान अग्रसेन जी का जीवन परिचय जानते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार उनका जन्म सूर्यवंशीय महाराजा वल्लभ सेन के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जो कि समस्त खांडवप्रस्थ वल्लभगढ़ अग्र जनपद, जो कि आज की दिल्ली, वल्लभगढ़ और आगरा हैं, उनके राजा थे। उनके राज में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक धार्मिक, शांतिदूत, प्रजावत्सल, हिंसा विरोधी, बलि प्रथा को बंद करवाने वाले, करुणानिधि, सब जीवों से प्रेम स्नेह रखने वाले दयालु राजा थे। वे वल्लभगढ़ और आगरा के राजा वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र सूरसेन के बड़े भाई थे। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के पुत्र कुश के 34वीं पीढ़ी के हैं। 15 वर्ष की आयु में अग्रसेन जी ने पांडवों के पक्ष से महाभारत का युद्ध लड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने टिप्पणी की है कि अग्रसेन जी कलयुग में एक युग पुरुष और अवतार होंगे, जो जल्द ही द्वापर युग की समाप्ति के बाद आने वाला है। अग्रसेन शौर वंश के एक वैश्य राजा हैं, जिन्होंने अपने लोगों के लाभ के लिए वानिका धर्म अपनाया था। वस्तुतः अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेन की संतान या अग्रोहा के लोग। प्राचीन में एक शहर हरियाणा क्षेत्र में हिसार के निकट कुरु पंचला की स्थापना अग्रसेन ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वृतांत के अनुसार महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, जिनका जन्म महाभारत काल, महाकाव्य काल में द्वापर युग के अंतिम चरणों में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के समकालीन थे। वे राजा वल्लभ देव के पुत्र थे, जो कुश भगवान राम के पुत्र के वंशज थे। वे सूर्यवंशी राजा मानधाता के वंशज भी थे। अग्रसेन के 18 गोत्रों की स्थापना की, जो 18 ऋषियों के नाम पर आधारित हैं, जिन्होंने अग्रवाल गोत्र अस्तित्व में। महाराजा अग्रसेन के पिता का नाम वल्लभ सेन और माता का नाम श्रीमती भगवती देवी था। महाराजा अग्रसेन जी ने नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। हालांकि स्वर्ग के देवता और तूफानों और बारिशों के स्वामी इंद्र भी माधवी के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अग्रसेन को अपने पति के रूप में चुना। इस वजह से इंद्र उग्र हो गए और वे सुनिश्चित करने का निर्णय किया कि प्रतापगढ़ में बारिश नहीं होगी। नतीजतन एक अकाल ने अग्रसेन के राज्य को मारा।
जिससे इंद्र के खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया गया। ऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने अग्रसेन जी और इंद्र के बीच शांति की मध्यस्थता की। महर्षि गर्ग की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने धन और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सुंदरवती से भी विवाह किया। जैसा कि हमने आपसे चर्चा की, महाराजा अग्रसेन ने नागलोक के राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया था। युवावस्था में राजा नागराज की कन्या राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए उनको न्योता मिला था। इस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार आए थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी राजकुमारी के सौंदर्य से वशीभूत होकर वहां पधारे थे। स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने राजकुमार अग्रसेन जी के गले में जयमाला डाल दी। इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। हुआ ये कि जब न्योता मिलने पर महाराजा अग्रसेन नागलोक पहुंचे, वहां वो एक उद्यान में घूम रहे थे जहां राजकुमारी माधवी भी उपस्थित थी। तभी अचानक शेरों ने कुछ गायों पर हमला कर दिया। महाराजा अग्रसेन ने बहुत फुर्ती से अपने बाणों से एक ऐसा बाड़ा बनाया जिसमें शेर कैद हो गए और इस तरह से गायों की भी जान बच गई और शेर को भी कोई खरोंच नहीं आई। इससे माधवी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने तभी राजकुमार अग्रसेन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दो अलग अलग संप्रदायों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था। जहां अग्रसेन जी सूर्यवंशी थे, वहीं माधवी नागवंश की कन्या थी। इस विवाह से इंद्र जलन और गुस्से से आपे के भार हो गए। उन्होंने प्रतापगढ़ में वर्षा न होने देने का निश्चय किया। चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बनने लगे। तब महाराजा अग्रसेन ने इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे तो उनका पलड़ा भारी था, जिसे देख देवताओं ने नारद ऋषि को मध्यस्थता के लिए दोनों के बीच सुलह करवाने भेजा। कुछ समय बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने प्रजाजनों की खुशहाली के लिए काशी नगरी जाकर शिव जी की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और मां लक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। मां लक्ष्मी ने परोपकार हेतु की गई तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा अपना एक अलग राज्य बनाएं और शास्त्र धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य तथा प्रजा का पालन पोषण व रक्षा करें। उनका राज्य हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि देवी लक्ष्मी हम सबकी कुल देवी हैं। जी हाँ, देवी लक्ष्मी अग्रवाल समाज की, समस्त वैश्य समाज की कुल देवी। उन्होंने ही भगवान अग्रसेन जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतार लिया था। और यही एक कारण है कि दिवाली पर भगवान राम के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपनी पत्नी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देती हुई दिखी। कहते हैं जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर तत्काल हथनी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि ये देवीय संदेश है जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रगण या अग्रोदय रखा गया। जिस जगह शावक का जन्म हुआ था उस जगह अग्रोदय की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। ये जगह आज हरियाणा के पास हिसार के करीब उपस्थित है। आज भी इस स्थान अग्रवाल समाज के 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। वर्तमान में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के बहुत सुंदर मंदिर, धर्मशालाएं और आदि का निर्माण करवाकर यहाँ आने वाले अग्रवाल समाज के लोगों के लिए सुविधाएं जुटा ली हैं। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता था। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार और व्यक्ति
एक तत्कालीन प्रचलन का सिक्का व एक ईंट देगा, जिससे आसानी से नए परिवार को स्वयं के निवास स्थान एवं व्यापार का प्रबंध करना आसान हो सके। महाराजा अग्रसेन ने तंत्रीय शासन प्रणाली के प्रतिकार में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने पुनः वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य के पुनर्गठन में कृषि, व्यापार, उद्योग, गौपालन के विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया। इस तरह महाराज अग्रसेन के राज्यकाल में अग्रोदय गणराज्य के दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करी। कहते हैं कि उनकी चरम समृद्धि के समय वहां लाखों व्यापारी रहा करते थे। वहां आने वाले नए व्यापारियों और परिवारों को राज्य में बसने वाले परिवार सहायता के तौर पर 1 रुपया और 1 ईंट भेंट करते थे। इस तरह उन नए परिवारों को लाखों रुपए और ईंट अपने स्थान को स्थापित करने हेतु प्राप्त हो जाती थी, जिससे वे चिंता रहित होकर अपना व्यापार शुरू कर लेते थे। आइए अब हम उस महायज्ञ की चर्चा करते हैं जिसने हमारे अग्रसेन समाज के 18 गोत्रों को जन्म दिया। माता महालक्ष्मी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया, जो उनके नाम पर अग्रय गणराज्य तथा अग्रोदय कहलाया। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गण प्रतिनिधियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। यज्ञों में बैठे इन 18 प्रतिनिधियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्रों के अग्रवाल एवं राजवंशी समाज की स्थापना हुई। उस समय यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य रूप से दी जाती थी। एक एक करके 17 यज्ञ संपन्न हो गए। जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित पशु की बलि दी जा रही थी, महाराजा अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और कहा, भविष्य में मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, न पशुओं को मारेगा, न मांस खाएगा, और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया। इधर अंतिम और 18वें यज्ञ में यज्ञाचार्यों द्वारा पशु बलि को अनिवार्य बताया गया। ना होने पर गोत्र अधूरा रह गया, ऐसा कहा गया, परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नरेंद्र ऋषि द्वारा नागल गोत्र से अभिमंत्रित किया गया। इस गोत्र पशु बलि न होने के कारण आधा माना जाता है। इस प्रकार अग्रवाल समाज में आज भी 18 नहीं 17.5 गोत्र प्रचलित हैं। तो आइए हम जानते हैं ये 17 या 18 गोत्र कौन कौन से हैं। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को, जैसे कि हमने बताया, 18 गणों में विभाजित कर 18 गुरुओं का नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की। हर गोत्र अलग होने के बावजूद वे एक ही परिवार के अंग बने रहे। इसी कारण अग्रोहा की सर्वगुण उन्नति कर सके। राज्य ने उन्हें इन्हीं 18 गणों से एक एक प्रतिनिधि लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की, जिनका स्वरूप आज हमें वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में भी दिखाई देता है। आइए हम सुनते हैं इन गोत्रों के नाम। एरन, बंसल, बिंदल, भंदल, धारण, गर्ग, गोयल, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल, मंगल, मित्तल, नागल, सिंघल, तायल और तिंगल। ये सभी 18 गोत्र एक ही परिवार के सदस्य हैं, अग्रवाल समाज का हिस्सा हैं। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को ग्रहण किया, उसमें परंपरा एवं प्रयोग का संतुलित सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने एक और हिंदू धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्देशित कर्मभूमि को स्वीकार किया, तो वहीं दूसरी ओर देश काल के परिप्रेक्ष्य में एक नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल के रूप में 3 आदर्शों को सामने रखा जा सकता है: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी के परामर्श पर वे अग्रय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए।
अपनी जिंदगी के अंतिम समय में महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सारी जिम्मेदारी सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम अपना लिया। आज भी इतिहास में महाराजा अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक, सहिष्णु, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। देश में जगह जगह अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि अग्रसेन के जीवन मूल्यों का आधार है और ये जीवन मूल्य मानव आस्था के प्रतीक हैं। आइए आपको कुछ और रोचक जानकारियां देते हैं। अग्रोहा धाम, जिसकी हमने आपसे चर्चा की, वो दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर व हिसार से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित है। 650 एकड़ में फैले अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन के अग्रोहा नगर की गौरवपूर्ण इतिहास की झलकियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इस अग्रोहा धाम का स्थापना और निर्माण 31 अक्टूबर 1982 को हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ था। 21 सितंबर 1986 को अग्रोहा धाम की नींव रखी गई थी और अग्रसेन मंदिर का निर्माण कार्य जनवरी 1989 में बसंत पंचमी को प्रारंभ हुआ। वैसे तो अग्रसेन महाराज पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गईं, किंतु सुप्रसिद्ध लेखक भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, जो कि खुद भी एक अग्रवाल समुदाय से आते थे, 1871 में अग्रवालों की उपपत्ति नामक प्रामाणिक ग्रंथ की रचना उन्होंने की, जिसमें विस्तार से सबके बारे में बताया गया है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित बहुत ही चर्चित अग्रसेन की बावली 60 मीटर लंबी व 15 मीटर चौड़ी है, जो पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारतीय पुरातत्व संरक्षण की देखरेख में उसको सुरक्षित रखा गया है। और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि एक सर्वे के अनुसार देश की कुल आय का इनकम टैक्स पर 24% हिस्सा केवल अग्रवंशों के द्वारा आता है। कुल सामाजिक एवं धार्मिक दान में 62% से अधिक हिस्सा सिर्फ अग्रवंशियों का है। भारत में कुल 50,000 से अधिक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं तथा 16,000 से अधिक गौशालाएं हैं, जिसमें से उन सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों के अलावा 12,000 से अधिक गौशालाओं की देखरेख एवं संचालन भी अग्रवंशियों द्वारा किया जाता है। और ये सब तब है जबकि हम कुल आबादी का महज 1% है। उसके बावजूद हमारा भारत के विकास में योगदान 24% से अधिक है। ये सब गर्व करने वाली बातें हैं। और इसी के साथ ऑडियो क्लिप को यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपको महाराजा अग्रसेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य अग्रोहा धाम अपने परिवार और मित्रों के साथ जाएं और अपने बच्चों को भी इसके विषय में पढ़ाएं और जानकारी दें। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप साझा करें, शेयर करें, ताकि सभी तक ये ज्ञान और ये लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय महाराजा अग्रसेन, जय हिंद, जय भारत।